हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अतेंद्र। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर इंटरनेशनल रिलेशन में आप अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो डेफ़िनेटली ये जानते होंगे कि किस तरह से ग्लोबल लैंडस्केप जो है, लैंडस्केप आई मीन द पॉलिटिकल लैंडस्केप, इकोनॉमिक लैंडस्केप is rapidly changing. You can call it the tectonic shift into the global fabric of governance. The political landscape is rapidly changing. COVID-19 was uh, in my view, was a point after the Second World War that such kind of transformation is taking place. The very isolation of Russia from the international uh, landscape, and Russia is right now playing the card and galvanizing through the BRICS. My topic of discussion would be the BRICS point of focus. Russia is exploiting the opportunity. He got the opportunity of BRICS, just like India exploited the opportunity of G20. Very same ground and very same way, Russia is also playing the same game, knowing the fact that he was isolated from the rest of the world. And Russia, through the BRICS, BRIC, the five-member grouping, is lifting up its stature and telling the world that he is not isolated. He is in the domain of still, he has the power to turn off his isolation and come into the mainstream. मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूँ, यहाँ पे हमारे जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, रशिया चाइना के साथ अलाइन हुआ, तो हमारे यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, particularly the कांग्रेस ड्रिवन इंटेलेक्चुअल्स जो हैं हमारे यहाँ, वो मेंटली डिजेनरेटेड लोग हैं। आई एम सॉरी टू से दिस। मैं उनकी सोचने की तरीके से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारे यहाँ जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनको उनके सोचने का तरीका बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं आता। इवन मिस्टर शशि थरूर जैसे लोग भी ऐसे कमेंट करते हैं। मैं वो कमेंट करना गलत नहीं मानता, लेकिन इस तरीके से आर्गुमेंट रखना मुझे पसंद ना आया। वो ये जानते हैं कि रशिया का वेट क्या है। रशिया के पास लेगेसी है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। रशिया कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का उसके पास लेगेसी नहीं है, वो कोई गुलाम नहीं रहा है। उसके माइंडसेट में वो चीज़ नहीं है।
अब वो उसमें नहीं रह पाएगा। कोई भी देश अगर किसी सर्टेन पीरियड में डिफिकल्टीज फेस किया भी है, लेकिन उसके पास अगर लेगेसी है, कल्चर है, टेक्नोलॉजिकल विल है, इकोनॉमी है, लोग हैं, रिसोर्सेस हैं, तो फिर से ऊपर उठ जाने की क्षमता है उसमें। रशिया को कभी भी आइसोलेट नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली उसके सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन के बाद 10 सालों तक टर्बुलेंस रहा है, लेकिन मिस्टर व्लादिमीर पुतिन 2000 में जब से ऑफिस ज्वाइन किया, उसके बाद से उसने पूरा टर्न चेंज कर दिया पूरा डिफिकल्टीज को। तो इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि रशिया कभी भी सेकेंडरी नहीं होगा। उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, कैपेसिटी है, रिसोर्सेस हैं, उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकेगा। इवन भारत को तो हमेशा रशिया का एहसानमंद होना भी चाहिए। इंडिया की डिफेंस को एहसानमंद होने की मीनिंग ये ऐसा भी नहीं है, इंडिया भी उसको कैलकुलेट करता है, लेकिन यस, अननेसेसरी हम रशिया के साथ पंगा क्यों लें? नहीं, हमारे बुरे दिनों में उसने आज तक हमें सपोर्ट किया। जब हमें दुनिया ने आइसोलेट किया था, वेपन्स किसी ने नहीं सप्लाई किए, पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया। 1962, 71, 65 की वॉर में भी पाकिस्तान और चाइना और यूएस सारे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। तो इंडिया हमेशा से आइसोलेटेड रहा है। इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उस समय रशिया ही रशिया के साथ एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, केवल ट्रांजैक्शनल नहीं है ना? तो रशिया की अपनी स्ट्रेंथ है, उसको हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, और वो कभी भी सेकेंडरी नहीं हो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रशिया जो है वो जूनियर पार्टनर हो जाएगा चाइना का, ये है वो है, ऐसा भी नहीं है। चाइना के बिहेवियर को भी समझने की जरूरत है। चाइना किसी को भी जूनियर पार्टनर नहीं बना रहा। मैं कल उसको बहुत डीप सोच रहा था, जो हमारी फीलिंग निकल के सामने आई कि चाइना जो है वो किसी की इंटरनल अफेयर्स में ज्यादा जा करके कूद फान नहीं करता। वो अपने अफेयर्स को, उसका अफेयर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको मैक्सिमम सर्व करता है। वो किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करता। इंटरनल वेज बन जाए तो कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, ऐसा वो नहीं है। मैंने कहीं नहीं देखा है कि चाइना इस तरह के बिहेवियर रखता हो। दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी अगर है तो उसके बीच में जाके घुस जाना नहीं, जबकि यूएस का काम यही है कि एक पार्टी को पकड़ लेना, फिर उसको फंड करना, उसमें और लड़ाते रहना, वेपन देना, ये उनका काम है। लेकिन ये चाइना का नहीं है। चाइना बीच में नहीं जाता किसी के पास, नहीं कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम इनको मारो। अभी तक तो ऐसा नहीं है। अब आगे क्या होगा ये नोबडी नोज, लेकिन ऐसा बिहेवियर चाइना का नहीं है। आज भी चाइना के पास इतना स्ट्रेंथ है कि वो इस तरीके की चीजें शो कर सके, लेकिन सुपर पावर लोग कहते हैं होने के बावजूद भी चाइना ने कभी इस तरीके के एडवेंचर नहीं किए। तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जूनियर और सीनियर पार्टनर की बात ही नहीं है। तो ब्रिक्स का जो अभी एजेंडा बना, मुझे एक बात बड़ी हंसी आई, मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। और क्यों नहीं बुलाया? इतने सारे कंट्रीज को उन्होंने 33, 35 या 30, 33 या 35 कंट्रीज को रशिया ने कॉल किया मीटिंग के लिए, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? अभी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया पाकिस्तान आए थे, 3 या 4 दिनों के विजिट पर वो यहाँ पे थे, और फिर भी हमें नहीं बुलाया। मुझे ऐसे मेंटली डिजेनरेटेड लोगों पर
हंसी भी आती है। जब तक वहां इंडिया है तब तक आपको स्पेस नहीं मिल सकती। और अच्छा तुमने एडवेंचर ले लिया है। ये जो टेररिज्म का तुमने कॉन्सेप्ट लिया है मिस्टर पाकिस्तानियों, ये तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। पहले तुम्हारी इमेज मिस्टर जयशंकर ने पूरा तरीके से डिफाइन कर दी है दुनिया के सामने। दूसरा कंपोनेंट तुम्हें आइसोलेट करने का पूरा एजेंडा है भारत का, मिडिल ईस्ट में भी, बाकी दुनिया की अदर प्लेटफॉर्म पर तुम्हें आइसोलेट करना भारत का एजेंडा है। और इस ग्लोबल, और ये ऐसा जंक्शन है, ये ऐसा पॉइंट है, मैं बात फिर से वहीं आ रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पर, ऐसा टाइम पीरियड है ये, दुनिया रिफॉर्म हो रही है। अगर आप अपना कोई ग्लोबल स्टेज पर कहीं इस जो अब फैब्रिक बनेगा, है ना, ये तीसरा फैब्रिक जो अभी बनने जा रहा है, एक तो वर्ल्ड वॉर के पहले था, एक वर्ल्ड वॉर के बाद बना, एक अब जाके ग्लोबल फैब्रिक सेट हो रहा है। अगर इसमें तुमने अपनी स्पेस न बनाई तो आगे फिर जाकर के 50-60 सालों तक तुम आइसोलेट ही रहोगे। अब 50 सालों तक आइसोलेट रहने का मतलब तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड हो जाएगा। अपने बिहेवियर को तुम चेंज नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर मैटर इज सॉल्व्ड राइट नाउ। केवल एक ही मैटर है कि व्हेन द पाकिस्तान विल वैकेट द पाकिस्तानी occupied Kashmir, POK. There is only one question right now. अब तुम इसमें बदतमीजी कोई अपनी करो तो बात की बात है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन जब तक तुमने इसको ऑक्युपाई कर रखा है, तुमने टेररिज्म के वहां के लोगों को गैल्वनाइज कर रखा है मुस्लिम एजेंडा पर, तब तक तुम देखो कि तुम्हारी क्या हालात होती है। ग्लोबली तुम आइसोलेट रहोगे, हमेशा IMF के पैरों में बैठे रहोगे। अभी तुम IMF के पैरों के नीचे आके बचे हो, अपने बिहेवियर को तुम चेंज नहीं करोगे, तुम्हारी यही हालात होने वाली है। अब हम देखते हैं कि तुम किस तरफ जाते हो, है ना। तुम्हें SCO में अभी मिल गई मीटिंग करने को, तो एक 7-8 सालों में एक बार आ गया चांस, नहीं, रोटरी साइकिल था तो जो तुम्हें मिल गया। ऐसे तुम्हारी बिहेवियर और तुम्हारी पोटेंशियल की वजह से तुम्हें नहीं मिला। अब वो भी अगर तुम्हारे पोटेंशियल देखना है एक्चुअल में, तो हेड ऑफ स्टेट की वो मीटिंग थी जो तुम्हारे यहाँ होने वाली थी। कौन सा हेड ऑफ स्टेट उसमें आया था मुझे बताओ। इज रशियन प्रेसिडेंट वाज देयर? नो। मिस्टर सी जिनपिंग? नो। मिस्टर मोदी? नो। द फॉरेन मिनिस्टर वेंट देयर। Just have to understand it. The significance of SCO at the head of the state level. Nobody went there. They're subordinate, even subordinate. Even Mr. Indian President could have gone there. Vice President could have gone there. But below standard level, Mr. Jayasankar participated. Foreign standard level, foreign minister level. The meeting was for the, head of government level. But you have to understand this. The significance of SCO gone down because of you. आज भी तुम्हें अकड़ है बाकी सारी चीजों के, और वो जो तुमने सांप पाल रखे हैं ना, वो तुम्हें भी डस रहे हैं, है ना। हर जगह तुम्हारे यहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है। तुमने SCO की मीटिंग कराते वक्त इस्लामाबाद को पूरी तरह से मिलिट्री जोन बना दिया, है ना। अब आप समझ सकते हो कि आपके ग्लोबल स्टैंडिंग क्या है। और IMF से इसी यूं ही पैसे अगर मांगते रहे तो चाइना के भी इंटरेस्ट को तुम कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे, जिससे चाइना अनॉय होगा।
जिस इंस्टीट्यूशन आईएमएफ से तुम पैसे लेते हो, वो ऐसे मुफ्त देता नहीं, वो कंडीशंस रखता है। पहली, तो वो तो तुम्हें ऐसे टैक्सेशन सिस्टम में इस तरह डालता है जिससे तुम्हारे सिटीजन सैक्रिफाई होंगे। अब प्लस वो यूएस लेड इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ, यूएस के इंटरेस्ट को सर्व करता है। अगर फिर आपके रिलेशनशिप आपके अदर फ्रेंड्स के साथ, जिसको आप हिमालय बुलंदियों से ऊपर कहते हो चाइना, उसके साथ भी रिलेशनशिप बनने नहीं देगा वो, है ना? बाकी और कंट्रीज के साथ भी आप जाके डेट रोल ओवर करा के ले आए, ये कराए वो कराए, इससे चाइना भी अनॉय होगा, है ना? बार बार आप डिफॉल्ट करेंगे, है ना? आप अभी हमसे ही कोई पैसे मांग के ले जाए, बार बार मुझे बोले कि आज नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, 2 साल के बाद देंगे, इट विल लाइक एन एरिडेंट, है ना? ऐसे दोस्त अभी देखो, इतनी कंट्रीज को बुलाया गया ब्रिक्स के अंदर, लेकिन चाइना भी मौजूद था, लेकिन चाइना ने आवाज उठाई कि पाकिस्तान को बुलाया जाए। इस पूरे रीजन में केवल पाकिस्तान ही बाहर है ना? इवन बोलीविया और चिली और अर्जेंटीना तो मान लो नहीं पार्टिसिपेट किया, उसको बुलाया भी गया था पिछली बार। ब्राजील वगैरह साउथ अमेरिकन कंट्रीज, क्यूबा तक बुलाया गया लोगों को, है ना? अफ्रीकन कंट्रीज को सभी को बुलाया गया लगभग, है ना? जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, इथोपिया ये वो, है ना? तुम ही एक बाहर रह गए। इसमें इंडिया का हाथ है, मैं पक्का बता रहा हूँ। अदरवाइज रशिया इस समय बहुत कीन है, इंटरेस्टेड है कि मैक्सिमम लोगों को बुलाए, आइदर पार्टनर कंट्री और गेस्ट कंट्री और कुछ भी बुलाए, लेकिन रशिया तुम्हें बुला लेता। एक दिन भी अगर आप पहले एप्लीकेशन करते ना ब्रिक्स के लिए, ये भी इंटरेस्ट भी दिखाते ना, तब भी तुम्हें बुला लेता हो, क्योंकि इस समय रशिया इंटरेस्टेड है कि मैक्सिमम फ्रेंड कितना बनाए जाए, सो दैट ही कैन शो द बेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज कि उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है। उस दौरान भी इंडिया ने तुम्हें बाहर रखा। तुम ये बात समझ सकते हो कितना तुम्हें नुकसान होने वाला है, और ब्रिक्स में जाने से क्या फायदा है, ये भी क्वेश्चन बन के आता है। ब्रिक्स में जाने का यही फायदा है कि जो अकेले रहने का मजा है ना, वो खत्म हो जाता है। मनमानी ढंग से रहना, दोनों पैर ऊपर करके कुर्सी पे बैठना, है ना? अदरवाइज तुम्हें ग्रुप में जाओगे तो डिसीजन करने होंगे, हम्म कुछ पार्टिसिपेट करना हो, कुछ नेगोशिएट करना होगा, कुछ लेना देना होगा, कुछ और अपने जूनियर पार्टनर कंट्रीज बायलैटरल मीटिंग कर सकोगे, कोई एजेंडा डिस्कस कर सकोगे, लेकिन उसमें वो मजा कहाँ है जो दोनों पैर ऑफिस में बड़ा उठा करके बैठने में मजा है। सैलरी लेते हो तुम, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जो बैठे लोग हैं, सैलरी तुम पाकिस्तान के लोगों से लेते हो, उन्हीं के एसेट पर उनके इंटरेस्ट को सर्व क्यों नहीं करते? तुम नालायक हो जो भी वहां बैठे हुए हो। आई एम सॉरी टू से दिस, जितने भी सिस्टम में गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, अगर वो पाकिस्तानी लोगों के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करते, वो नालायक है। उन्हीं को नालायक कहा जाता है हिंदी में, डिक्शनरी में, है ना? जिनकी आप सैलरी लेते हैं, आप उन्हीं को उन रीपेमेंट नहीं करते, है ना? उन्हीं को नालायक कहते हैं। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स, ये सारे एजेंडे हैं। कहना बहुत कुछ है, सवाल ये है कि सुनने वाला कौन है? अगर आप लोग इंटरेस्ट शो करते हैं तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट।
कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर चीज़ें पुट करूँ, सामने ले आऊँ। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। बट बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना में हम लोग जा रहे हैं और जिस तरह से भाग-दौड़ अभी मची हुई है अपने चारों तरफ, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर कोई भाग रहा है। इवन ओम बिरला साहब भी भाग रहे हैं। क्योंकि ये पॉइंट ऐसा, टाइम ऐसा है, हमें सभी को एक्टिव रहना पड़ रहा है ना? एक-एक दिन में 4-4 मीटिंग हो रही है। So thank you very much, my friends, for listening.